मुंबई इलाके के अस्पृश्य लोगों ने डॉक्टर बाबा साहेब का सार्वजनिक स्वागत और सम्मान करना तय किया। इसके लिए रविवार दिनांक 1 मार्च 1931 की तारीख तय की गई। स्वागत की इस सार्वजनिक सभा में प्रवेश के लिए 2 आने का टिकट रखकर इन टिकटों की बिक्री से होने वाली आय नासिक मंदिर प्रवेश सत्याग्रह के फंड में देने की बात तय हुई। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने हितों के बारे में किए अपूर्व कार्य के बारे में सुनने के लिए इस सार्वजनिक सभा में अस्पृश्य समाज के करीब 10,000 लोग उपस्थित थे। परेल मुंबई के दामोदर हॉल के पीछे वाला मैदान लोगों से भर गया था। इस सार्वजनिक सभा का अध्यक्ष स्थान डॉक्टर पी.जी. सोलंकी ने स्वीकार किया था। सभा के लिए मुंबई इलाके के विभिन्न शहरों से तहसीलों से आए अस्पृश्यों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। समता संघ के उपाध्यक्ष श्री देवराव नाइक के स्वागत भाषण के साथ शाम 7 बजे सभा की शुरुआत हुई। उन्होंने डॉक्टर साहब के विलायत में किए गए कार्य का परिचय देते हुए कहा कि डॉक्टर साहब अपने काम की वजह से केवल अस्पृश्यों के ही नेता नहीं हैं, वरन उन्हें आम जनता का और मुसलमान समाज का भी भरपूर समर्थन प्राप्त है। आने वाले समय में वे बहुजन समाज के प्रिय नेता बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं। उनके हाथों सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से उत्क्रांतिकारक कार्य होंगे, ऐसा ईमानदारी से मुझे लगता है। आप सबकी ओर से जनता के इस सच्चे नेता का स्वागत करने में मुझे बड़ी धन्यता महसूस हो रही है। डॉक्टर अंबेडकर का भाषण सुनने के लिए उत्सुक जनता के भावों को ताड़कर सभा के अध्यक्ष डॉक्टर सोलंकी ने अपना स्वागत भाषण संक्षेप में पूरा किया। फिर उन्होंने डॉक्टर साहब से बोलने की विनती की। डॉक्टर साहब ने अपने भाषण में कहा, आज करीब 5 महीनों की अवधि के बाद आप सबसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है, इसकी मुझे बेहद खुशी है। मुझ पर विश्वास करते हुए ही आप सब सहयोग करते हो, इसमें मुझे जितनी धन्यता महसूस होती है, उतना ही जोखिम और जिम्मेदारी का एहसास भी होता है। इंसान के पीछे जो प्रापंचिक स्थितियां, पारिवारिक जिम्मेदारियां होती हैं, उनसे मार्ग निकालना अलग बात है, और आप सबके हितों की स्थितियों से मार्ग निकालना बेहद मुश्किल भरा है। इन स्थितियों से निकलने का मार्ग मुझे ही ढूंढकर निकालना होगा। यहाँ से गोलमेज सम्मेलन में गए सिख, मुसलमान, उदारवादियों के प्रतिनिधियों से उनके पक्ष के लोगों ने विदाई समारोह में उन्हें फला तरह की जिम्मेदारी निभाने के लिए कहा था, लेकिन आप लोगों ने मुझे विदा करते समय सम्मेलन में जो काम करने थे उनकी जिम्मेदारी पूरी तरह मुझ पर सौंप दी। अपनी उन्नति का मार्ग ढूंढने की जिम्मेदारी आपने मुझ पर ही लाद दी। सम्मेलन में गए अन्य प्रतिनिधियों में और मुझ में यह बड़ा फर्क था। सम्मेलन में मैं जो रास्ता ढूंढ कर निकालूंगा वह मेरी तरह आपको भी पसंद आएगा, इस बारे में मुझे शक था। महत प्रयासों के साथ जो मार्ग ढूंढ निकाला उसका मैं संक्षेप में यहाँ वर्णन करता हूँ। ब. श्रीनिवासन के सहयोग से मैंने जो योजना सम्मेलन में प्रस्तुत की उसमें हमने 8 शर्तों की मांग रखी है, जो इस प्रकार हैं। समान अधिकारों वाली नागरिकता, हिंदुस्तान को स्वराज मिलना चाहिए अथवा नहीं, स्वराज यदि प्राप्त होता है तो वह किस प्रकार का हो, स्वराज किसी भी तरह का हो, लेकिन उसमें अस्पृश्य जनता को समान हक से रहने का अधिकार मिलना चाहिए। हमारे लिए उस स्वराज में अगर कोई जगह नहीं है तो वह स्वराज 100% पूर्ण रूपेण हो, तब भी हमें नहीं चाहिए। साथ ही एक और बात स्पष्ट है कि अगर हिंदुस्तान की स्वराज की स्थापना हो तो सत्ता उच्च वर्ग के हाथों में जाएगी। इसलिए उच्च वर्ग के हाथ में राजनीतिक सत्ता जाने से पहले हमारी अस्पृश्यता अगर कानूनन दूर की जानी चाहिए, तभी हम उसको स्वीकार करेंगे। कानूनन अगर अस्पृश्यता निवारण की धारा बना भी ली जाए तो भी सभी वर्ग के लोग समान अधिकार से रहेंगे, यह तय करना जरूरी था। अस्पृश्यों को यदि कोई पैरों के नीचे कुचलने की कोशिश करता है तो उसे राजनीतिक अपराध करार दिया जाना चाहिए। इस मांग के बारे में केवल मुख्य प्रधान मिस्टर रैमसे मैकडोनल्ड का आश्वासन मिला है। आगे कमेटी में होने वाले विचार विमर्श में इस मामले में निर्णय होगा। कुछ भी हो जाए और हमें जितने चाहे राजनीतिक अधिकार मिल जाएं, फिर भी अस्पृश्य वर्ग को यह डर लगता है कि अगली योजनाओं में उनके बारे में कानूनन या कार्यकारी मंडल के आदेश से भेदभावपूर्ण व्यवहार होगा। इसीलिए विधिमंडल या कार्यकारी मंडल ऐसा कोई भेदभाव कर ही न सकें जिससे कि द्वेष या क्षोभ पैदा हो, ऐसी कोई व्यवस्था की जानी चाहिए। और जब तक ऐसी व्यवस्था नहीं की जाती तब तक बहुसंख्यक लोगों के शासन में रहने की बात मानना अस्पृश्य समाज के लिए संभव नहीं है। अगले विधिमंडल में हम अल्पसंख्यक ही रहने वाले हैं। 100 में से 10-15 प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत कम है। विधिमंडलों को विभिन्न जातियों में भेदभाव करते हुए कानून बनाने का मौका नहीं मिलना चाहिए। केवल ऐसी नीति ही अपनाएं जिससे मानवता के हक प्राप्त हों, और यह मांग सम्मेलन में मान ली गई। चुनावों के बारे में आज की स्थिति संतोषजनक नहीं है। इस बारे में केवल अमीरों और मध्य वर्ग के लोगों को ही मतदान का अधिकार है। गरीब और श्रमजीवी लोग अपना प्रतिनिधि नहीं चुन सकते। इस देश में गरीबों की संख्या 90% है। उन्हें अपने हित संबंधों के बारे में सरकार का मुंह ताकना पड़ता है और इसीलिए वे परावलंबी हो जाते हैं। इसीलिए भविष्यकालीन आज़ाद भारत में ऐसी अपमानजनक स्थिति पैदा न हो, इसके लिए सभी वयस्कों को मतदान के अधिकार की मैंने मांग की। इस सवाल पर बहुत माथापच्ची हुई, सिर्फ उटोवल हुई। हम 4 प्रतिनिधियों ने ही इस सवाल पर जोर दिया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ।
यह सवाल जब पूछा गया कि पृथक या संयुक्त मतदान प्रणाली में से कौन सी प्रणाली अस्पृश्यों को चाहिए, तब मैंने सुझाव दिया कि सभी वयस्कों को मतदान का अधिकार मिले और पहले 10 सालों तक पृथक मतदान पद्धति हो, बाद में संयुक्त मतदान पद्धति हो और सीटों के आरक्षण की व्यवस्था हो। कुछ समय तक पृथक मतदान पद्धति स्वीकार की है। सरकारी नौकरियों के बारे में कहें तो किसे नियुक्त किया जाए, यह सरकारी अधिकारियों द्वारा नहीं वरन कमीशन के द्वारा तय किया जाएगा। लेकिन इससे अधिक फायदे की बात यह है कि अनुपाततः कुछ सरकारी नौकरियां अल्पसंख्यक और अस्पृश्य समाज के लिए आरक्षित रखी जाएंगी। इस बारे में जिम्मेदारी के सारे अधिकार केवल गवर्नर के हाथों में ही रहेंगे। विधान परिषद में बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों के साथ यदि गलत व्यवहार करें तो, या बजट में हमारी मांगों पर कोई विचार नहीं किया गया तो हम क्या करें? इस समस्या के समाधान के लिए अपील करने का अधिकार हमें दिया गया है। अपनी न्यायपूर्ण मांगों का अनादर हो तो गवर्नर से अपील की जा सकती है और यदि गवर्नर भी ना सुने तो वाइसराय से अपील करने का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा पूरे देश में अस्पृश्यता की समस्या है। इस मामले में एक सूत्रता लाने के लिए केंद्रीय विधिमंडल में अस्पृश्यों की तरफ से एक दीवान नियुक्त कर उसके द्वारा सभी शिकायतें सुनी जाएं। लेकिन इस मामले में संतोषजनक निर्णय नहीं दिया गया है। पुलिस और सेना में अपने लोगों को सभी स्तर की नौकरियां मिलने का प्रावधान रखा गया है। इस मामले में सभी प्रतिनिधियों का इस बात के लिए समर्थन मिल चुका है कि आज के बाद इन दोनों जगहों पर नौकरी पाते समय जाति, धर्म आदि मामलों को लेकर रोक नहीं लगाई जाएगी। आखिर में इतना ही कहा जा सकता है कि ऊपर बताई सभी बातों पर सोच विचार के बाद यही लगता है कि हिंदुस्तान को मिलने वाले आगामी स्वराज में अल्पसंख्यकों के बारे में शर्तें निश्चित किए बगैर किसी भी तरह का नया संविधान लाना बेकार है। और इस तरह अगर हम ऐसा स्वराज चाहते हैं जिसमें बहुजन समाज के साथ समता का व्यवहार हो तो हर बालिग को मतदान का अधिकार मिले, इसके लिए कोशिश करना जरूरी है। सभी वयस्कों को मतदान के अधिकार का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और इस बारे में मुझे शिद्दत से यह लगता है कि गरीबों का जीवन जिसमें सुरक्षित नहीं वह स्वराज धोखादायक है। इसके बाद नासिक कालाराम मंदिर सत्याग्रह के लिए तन, मन, धन से मदद करने की मैं आप सबसे तहे दिल से विनती करता हूँ। यहाँ के हालात चिंताजनक हैं ही, इसके बावजूद मेरे पीछे मेरे सहयोगियों ने अखिल भारतीय बहिष्कृत समाज सेवा संघ और डॉक्टर अंबेडकर सेवा दल ने जो जिम्मेदारी निभाई है उसके लिए उन्हें धन्यवाद दिए बगैर रहा नहीं जा रहा। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर अंबेडकर के भाषण के बाद अध्यक्ष डॉक्टर सोलंकी का भाषण हुआ। विलायत में हुए सम्मेलन में अस्पृश्यों की ओर से उन्होंने कितनी बड़ी जिम्मेदारी निभाई इसकी जानकारी दी। गोलमेज सम्मेलन में गए अन्य प्रतिनिधियों से वे मिले तो उन्होंने उनके बारे में क्या कहा यह बताया। उनके बाद गुरुवर्य श्री कृष्णाराव कैलुस्का का भाषण हुआ। अपना उज्ज्वल स्वप्न पूरा होने की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने यूरोप में अपना तेज प्रकाशित कर वहां के चतुर राजनीतिज्ञों को आश्चर्यचकित किया। उन्होंने जो काम किया वह केवल अस्पृश्य वर्ग के लिए नहीं वरन पूरे भारतीय समाज के लिए है। ईश्वर से उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की दीर्घायु की कामना की। अंत में श्री S.N. शिवतरकर जी ने अध्यक्ष सभा में उपस्थित अतिथि, अस्पृश्य भाई बहनों का और विभिन्न सेवादलों के प्रति सार्वजनिक रूप से आभार प्रकट किया और नासिक मंदिर प्रवेश फंड को मुसलमान बंधुओं की तरफ से मी. मनियार ने 101 रुपयों का चंदा दिए जाने की घोषणा की। बाद में अंबेडकर सेवादल के सर्वाधिकारी श्री शंकर वडवलकर का स्फूर्तिदायी भाषण हुआ। डॉक्टर अंबेडकर को विभिन्न संस्थाओं की ओर से फूलमालाएं और गुलदस्ते अर्पण किए जाने के बाद सार्वजनिक सम्मान का यह समारोह समाप्त हुआ।